नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें अपनी कहानी शुरू करनी है क्यूआर कोड से। लेकिन शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आपके लिए यह है कि दोस्तों, परीक्षा धाम पब्लिकेशन ने कंप्यूटर की पुस्तक के संबंध में भूल चूक पत्र जारी किया है, जिसे आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे यह होगा दोस्तों कि इस पुस्तक में जितनी भी 1, 2, 4 तथ्यात्मक त्रुटि पाई जाती हैं, उनको भूल चूक पत्र के माध्यम से दूर किया जाता है। आपको पेज नंबर में किस पेज में क्या त्रुटि थी, वो किस क्वेश्चन में उत्तर कुंजी में त्रुटि पाई गई, वो सारी त्रुटियों को दूर किया जाता है। तो आप जरूर उस भूल चूक पत्र को एक बार देखें। आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या परीक्षा धाम पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल से उस भूल चूक पत्र को पढ़ सकते हैं और उन मिस्टेक्स, उन त्रुटियों को जो कि टाइपिंग एरर के कारण हो जाती हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की या इस वीडियो की, जिसमें हमें बात करनी है क्यूआर कोड एवं उसके आगे की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है दोस्तों? क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर दोस्तों, यह क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर तकनीक से क्विक रिस्पॉन्स कोड को रीड करता है। ध्यान रखें दोस्तों, क्यूआर कोड एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर टेक्निक के माध्यम से क्विक रिस्पॉन्स कोड को रीड करता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहां पर इनपुट डिवाइस के रूप में क्यूआर कोड की बात नहीं की जा रही है। यहां आपसे कहा जा रहा है क्यूआर कोड रीडर। दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्यूआर कोड को रीड करता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है। आपने इस प्रकार से क्यूआर कोड देखा होगा, फिर हम उसको अपने फोन के कैमरे से स्कैन करते होंगे और फिर पेमेंट को संपन्न करते होंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम होता है। और दोस्तों, इसको हम रीड कर सकते हैं अपने फोन के माध्यम से भी। फोन हमारा रीड कर लेता है, उस हिसाब से पेमेंट को संपन्न करता है। अब हमें चर्चा करनी है क्रिप्टो करेंसी की। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई। दोस्तों, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम, रुबिडियम, शिबू, इन सब की तरह जितने भी नाम मैंने अभी लिए, वह सभी क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। बिटकॉइन भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है क्रिप्टो करेंसी। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से गुड्स, सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित होती है। ध्यान रखना है, डिजिटल करेंसी पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित होती है। और दोस्तों, इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। विश्व भर में 1000 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। इन सब का आधार बिटकॉइन को माना जाता है। दोस्तों, आप जिप पे, यूनिकॉइन, इन सब के माध्यम से, दोस्तों इनके जिनके नाम मैंने अभी लिए, ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। इनके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी दोस्तों यहां पर दी हुई हैं: बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगकॉइन। इसके अलावा और भी नाम है दोस्तों, आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर बात करनी है बिटकॉइन की कि बिटकॉइन क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जिसे वर्ष 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, वर्चुअल करेंसी वो होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जो ना तो नोट के फॉर्म में होती हैं,
ना ही सिक्के के फॉर्म में होती हैं, वह सिर्फ डिजिटली होती है। आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, इतनी करेंसी आपके पास है, अब इतनी बची है, इतनी हो गई है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता उन्हें कहते हैं वर्चुअल करेंसी, और इनके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। आप सामान्य वॉलेट में अपने पर्स में इनको नहीं रख सकते, ठीक है। इनके लिए डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में किया जाता है। यह P2P अर्थात पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। दोस्तों, किसी भी देश, सरकार, बैंक या कंपनी का बिटकॉइन पर नियंत्रण नहीं है। दोस्तों, समस्या यहीं पर आ जाती है। और दोस्तों, बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है सतोशी। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो, इसने ही बिटकॉइन को बनाया था, जो कि जापान से संबंधित है। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, ना ही न्यूज चैनल पर। बस बोलते हैं कि सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति था जिसने बिटकॉइन को बनाया था। व्यक्ति था, नहीं था, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर दोस्तों, अब बात करते हैं ओटीटी की। ओटीटी आखिर क्या होता है? इसका पूरा नाम ओवर द टॉप होता है। दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कुछ प्लेटफॉर्म्स की मदद से आपके फोन पर ही आपको कई तरह की फिल्में, वेब सीरीज, शो देखने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, भारत में पहली बार रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वर्ष 2008 में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। अब आपको ध्यान रखना है, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 2008 से हुई। किसने की? रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की। प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वूट, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार आदि आदि आदि। आप सभी जानते हैं, अल्ट वाला जी, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, वूट, नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी प्लस, अमेजन प्राइम वीडियो, काफी सारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हमारे लिए अवेलेबल हैं। फिर चर्चा करनी है डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर होता क्या है? दोस्तों, इसे डिजिटल लॉकर भी कहते हैं, जो एक वर्चुअल लॉकर होता है। इसका प्रारंभ भारत सरकार ने दोस्तों 1 जुलाई 2015 को किया। आपको ये तारीख बहुत आवश्यक है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। 1 जुलाई 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजी लॉकर को शुरू किया, जो कि एक वर्चुअल लॉकर होता है। इसकी चाबी नहीं होती कि आप हाथ से जाके इसको खोलेंगे। हाँ, पासवर्ड होता है, लेकिन वास्तविकता में भौतिक रूप से इसका अस्तित्व नहीं होता कि आप इसको हाथ से छू पाएंगे, चाबी से खोल पाएंगे। हालांकि पासवर्ड से आप खोलते हैं तो वो भी दोस्तों वर्चुअल ही होता है, भौतिक रूप से तो अवेलेबल होता नहीं कि आप नंबर 5 उठा के खोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें जरूरी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि सुरक्षित किए जा सकते हैं। सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बिना आप इसमें अकाउंट नहीं बना पाएंगे। पहली चीज, इसे कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1 जुलाई, दोस्तों 2 जैसा लग रहा है, 1 जुलाई 2015 को इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। फिर चर्चा करनी है ई कॉमर्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना शामिल होता है। दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं ई कॉमर्स? तो हम देख सकते हैं B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है। होलसेलर की बात कर लें, जैसे कि इंडिया मार्ट और अलीबाबा, ये होलसेल में चीजों को सप्लाई करते हैं। बिजनेस टू कस्टमर मतलब व्यापारी से उपभोक्ता, हम जैसे व्यक्तियों तक, ये काम अमेजन करते हैं और फ्लिपकार्ट करते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि क्विकर OLX। मान लो आपका कोई डिवाइस पुराना हो गया या आपके पास उस डिवाइस की आवश्यकता खत्म हो गई तो आप उसे बेच देंगे।
आप एक उपभोक्ता थे, अब आप एक दूसरा उपभोक्ता चाहते हैं जो उसको खरीद ले, तो दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करता है OLX। पुरानी चीजों को बेचने के लिए क्विकर कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे बनेगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण। कस्टमर टू कस्टमर, दोस्तों कंज्यूमर को कस्टमर कर लें आप, यहाँ पर एक ही बात है। कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स का प्रकार है, तब आपको OLX और क्विकर ध्यान रखना होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन यहाँ से, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर बात करनी है कस्टमर टू बिजनेस की, तो दोस्तों गूगल एडसेंस और शटर स्टॉक्स। आपने देखा होगा गूगल एडसेंस से हम अर्निंग होती है, लेकिन आप एज अ कस्टमर, गूगल एडसेंस के कस्टमर, आप यहाँ वीडियोस अलग अलग चीजें एडवर्टाइजमेंट के लिए भी देते हैं। पहली चीज, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप बिजनेस मॉडल को दे रहे हैं। बिजनेस मॉडल कौन है, गूगल एडसेंस है। इसी प्रकार से दोस्तों शटर स्टॉक में पिक्चर्स भेजी जाती हैं। आप शटर स्टॉक के कस्टमर भी हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं, और आप अपनी पिक्चर क्लिक करके अलग अलग प्रकार की फोटोज क्लिक करके, क्योंकि शटर स्टॉक दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो आप पिक्चर्स भी यहाँ पर बेचते हो। वाइल्ड इमेजेस आप क्लिक कर सकते हो, एनिमल्स की इमेजेस, तो आप यहाँ पर बेचते भी हो। तो दोस्तों जो ये एग्जांपल है गूगल एडसेंस, शटर स्टॉक, ये कस्टमर टू बिजनेस ई कॉमर्स के प्रकार में आते हैं। फिर दोस्तों कस्टमर टू गवर्नमेंट, MP ऑनलाइन को देख लें दोस्तों आप। बिजनेस टू गवर्नमेंट दोस्तों ट्रिप एडवाइजर। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। फिर दोस्तों अब बात करनी है प्रमुख ई मार्केट प्लेसेस की। इसमें हम देखेंगे कंपनी का नाम, लोगो तो आपको अपने आप दिख जाना है, फिर स्थापना की बात करेंगे, संस्थापक की बात करेंगे, और मुख्यालय कहां पर है इसकी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे अमेजन से। दोस्तों इसमें तो सब कुछ आपको याद रखना है, लोगो तो देखना है, इसको याद नहीं करना है। कैसे याद कर लोगे, इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। किसने करी थी, जेफ बेजोस ने करी थी। मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। क्या क्या ध्यान रखना है अमेजन के बारे में, 1994 में स्थापना हुई थी, किसने करी थी, जेफ बेजोस ने करी थी। मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। दोस्तों DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उम्मीद है आपको पढ़ के मजा आ रहा होगा, और ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर चर्चा करनी है ईबे की। 1995 में बना, अमेजन के जस्ट एक साल बाद। किसने बनाया, पियरे ओमिडियार ने बनाया। मुख्यालय कहां पर है, कैलिफोर्निया USA में है। अमेजन बना था 1994 में, जेफ बेजोस ने बनाया था। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। ईबे बना था अमेजन के जस्ट एक साल बाद 1995 में। किसने बनाया था, पियरे ओमिडियार ने बनाया था। और मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। दोस्तों अब बात करनी है इंडिया मार्ट की। दोस्तों इंडिया से समझ में आ रहा होगा, इंडिया में ही बना होगा, इंडिया के इंसान ने ही बनाया होगा, और हेड ऑफिस भी इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया मार्ट कब बना, ईबे के एक साल बाद बना, 1996 में बना। दिनेश अग्रवाल इसके संस्थापक थे, और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अमेजन 1994, उसके एक साल बाद 1995 में ईबे, उसके एक साल बाद 1996 में इंडिया मार्ट। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, ईबे के संस्थापक पियरे ओमिडियार, और इंडिया मार्ट के संस्थापक दिनेश अग्रवाल। दोस्तों जहां अमेजन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, तो ईबे का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में, और हमारे इंडिया के इंडिया मार्ट का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चर्चा की जानी है फैब मार्ट की। दोस्तों 1999 में बना, किसने बनाया, के बैठेश्वरन ने बनाया। ध्यान रखें 1999 में फैब मार्ट के बैठेश्वरन ने बनाया। मुख्यालय था बेंगलोर कर्नाटक में। फिर दोस्तों नंबर आता है अली बाबा का। अली बाबा 1999 में फैब मार्ट के साथ जैक मा ने बनाया। फैब मार्ट के साथ नहीं बनाया, कहने का मतलब है एक ही सन में दोनों बने थे।
1999, 1999। फैब मार्ट भी 1999 में स्थापित है। अलीबाबा भी 1999 में स्थापित है। फैब मार्ट के संस्थापक थे के बैठेश्वरन, बेंगलोर कर्नाटक के थे, जबकि अलीबाबा के संस्थापक हैं जैकमा, हांगझोउ चीन में इसका मुख्यालय है। दोस्तों यहाँ के नहीं थे, यहाँ मुख्यालय है, ये मेरे को बोलना था आपसे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मिंत्रा की बात करते हैं। ठीक है, मिंत्रा कब आया था? 2007 में आया था। ऐसे याद कर लो आप, मिंत्रा से आप याद कर लो मित्र। और दोस्तों जो मित्र होते हैं वो साथ कभी नहीं छोड़ते, तो इस साथ से आप याद कर लो साथ, तो मित्र साथ। ठीक है, तो मिंत्रा 2007 में आया था। किसने बनाया था दोस्तों? तो मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लावनिया द्वारा इसको बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों, जहां फैब मार्ट का हेडक्वार्टर है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। फिर बारी आती है फ्लिपकार्ट की। दोस्तों फ्लिपकार्ट भी 2007 में बना था। दोस्त बन गए मिंत्रा, उसके बाद फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की तुरंत की तुरंत। तो आप ऐसे याद कर लें, मिंत्रा भी 2007 में आया, फ्लिपकार्ट भी 2007 में आया। फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। इसका मुख्यालय भी दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में है। तुक्का मारना हो आपको इंडिया से रिलेटेड ई कॉमर्स साइट पर, तो बेंगलोर कर्नाटक तुक्का मारे दोस्तों, या नोएडा उत्तर प्रदेश तुक्का मारे। जब दोनों एक साथ विकल्प में हो तब सोच लें, ऐसा नहीं दोस्तों यही मिलने वाले हैं हेडक्वार्टर, बाकी जगह पर भी है, लेकिन यहां पर अधिकतर हमें अभी दिखाई दिए, इसके बेस पे मैंने आपसे कहा। फिर नंबर आता है पेमेंट, पेटीएम का। कब आया दोस्तों? 2010 में आया। कैसे याद करेंगे आप दोस्तों? पेमेंट की बारी आती है तो जब हम छोटे हुआ करते थे 2010 में, तो हम छोटी छोटी 10-10 रुपए की पेमेंट करते थे, 10-10, 20-20 रुपए की। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, पेटीएम 2010 में आया। कौन लेकर आया? विजय शेखर शर्मा लेकर आए। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर बारी आती है स्नैपडील की। दोस्तों जब हम छोटे थे, 10-10 रुपए की पेमेंट करते थे और छोटी छोटी डील किया करते थे, तो दोस्तों उसी छोटी छोटी डील के लिए 2010 में बना स्नैपडील। हम छोटे पेमेंट करते थे, तो पेमेंट करने के लिए 2010 में ही बना पेटीएम। इस तरीके से आप याद रखें। पेटीएम के संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा, जो कि हेडक्वार्टर बनाए थे नोएडा उत्तर प्रदेश को। और स्नैपडील के संस्थापक थे कुणाल बहल और रोहित बंसल। याद रख लेना दोस्तों, सचिन बंसल, विन्नी बंसल से कंफ्यूज मत होना। ये थे फ्लिपकार्ट के संस्थापक, और कुणाल बहल और रोहित बंसल ये थे स्नैपडील के संस्थापक। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय था। फिर बात आती है जावोंग की। 2012 में बना। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा ने। किसने बनाया? यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। ध्यान रखें 2012 में बना जबोंग, और गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। फिर बात करते हैं मीशो की। मिंत्रा की हमने बात कर ली दोस्तों, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट साथ में थे, हमने निमोनिक्स बना लिया। इसी प्रकार से पेटीएम और स्नैपडील साथ में थे, इसका भी निमोनिक्स हमने बनाया 2010 का। किस प्रकार से बनाया, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं और दिमाग में जा रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इसी से हमें सपोर्ट मिलने वाला है। मीशो की बात करनी है। मीशो आया 15 में। किसने बनाया? तो संजीव वर्णवाल और विदित आत्रेय ने बनाया। हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इतनी चीजें आप ध्यान रख लेना। संजीव वर्णवाल और विदित आत्रेय ने बनाया मीशो। कब बनाया? 2015 में। याद रखिए, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं ई गवर्नेंस की। तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या होता है? देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाना ई गवर्नेंस कहलाता है। दोस्तों हमारे आसपास गाड़ियां निकलती रहती हैं, कभी कभी हॉर्न मार के निकलती हैं, कभी कोई सामान बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर निकलते हैं, शाम के टाइम बच्चे खेलते रहते हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। उन सभी समस्याओं के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। सपोर्ट बस बनाए रखे बढ़िया, और माफ करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। दोस्तों देश के सभी नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाना ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें सभी सरकारी कार्यों का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है।
दोस्तों भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई। आपको ये जानना आवश्यक है, भारत में ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों वर्ष 2006 में शुरू की गई, जिसके तहत भारत सरकार सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। इतना आप ध्यान रख लें। भारत में ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो वर्ष 2006 में शुरू की गई। उद्देश्य क्या था भैया? इंटरनेट के माध्यम से देश के सभी नागरिकों तक जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको पहुंचाना। इसके अपने अपने बेनिफिट भी हैं जो आप खुद कॉमन सेंस लगाकर सोच सकते हैं कि जब हमें डिपेंडेंसी कम होगी तो क्या फायदा होगा? भ्रष्टाचार भी कम होगा, लाल फीताशाही भी, बहुत सारी चीजें हैं जो कम होने वाली हैं, है ना? तो इसके फायदे भी थे अपने। फिर बात करनी है ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या थे? पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। दोस्तों इसमें 4 स्तंभ थे। लोग मतलब पीपल, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, संसाधन मतलब रिसोर्सेस और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ये इसके स्तंभ थे। समाचार के पन्नों से दोस्तों बीच में यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई जा रही है। स्कॉच चैलेंज पुरस्कार 2021 दोस्तों 16 जनवरी 26 नहीं 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंज पुरस्कार दिया गया। किस मंत्रालय को दिया गया दोस्तों? पंचायती राज मंत्रालय को। क्यों दिया गया? शासन में पारदर्शिता की श्रेणी के लिए, ट्रांसपेरेंसी की श्रेणी के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया 2021 का पंचायती राज मंत्रालय को। उम्मीद है याद हो गया होगा। दोस्तों यहां पर ई कॉमर्स के प्रकार दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप एक बार। ई गवर्नेंस बोलना चाहिए दोस्तों। अब बात करें हम G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को देना। आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पर एक मंत्रालय ये है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय कृषि मंत्रालय है। यहाँ पर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सूचना भेजी जा रही है, तो G2G ई गवर्नेंस का उदाहरण हो गया। फिर दोस्तों G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। दोस्तों पानी या बिजली का बिल ऑनलाइन आता है, भेजती सरकार है, भेजती किसको? हम जैसे कंज्यूमर को, सिटीजन को, नागरिकों को। तो दोस्तों वह क्या हो गया? गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया। फिर दोस्तों इसी प्रकार से गवर्नमेंट टू बिजनेस, GST पंजीकरण दोस्तों सरकार द्वारा बनता है। किसका बनता है? व्यापारियों का बनता है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन हो गया। इसी प्रकार से G2E दोस्तों गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज अर्थात गिरदावरी ऐप के माध्यम से राजस्व विभाग और कर्मचारियों के मध्य समन्वय। पटवारी ने देखा, पटवारियों को देखा होगा आपने, गिरदावरी करने जाते हैं। क्या होता है इसका मतलब? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। और अलग अलग एप्लीकेशन है दोस्तों, सार्थक एप्लीकेशन जिसमें अटेंडेंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं तो सरकार कर रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए। ऑनलाइन अटेंडेंस वाली सुविधा, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें समझ में आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मध्य गवर्नेंस हो रही है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी विद एग्जाम्पल। अब हमें चर्चा करनी है प्रमुख ऐप और उनसे संबंधित क्षेत्र एवं उद्देश्य के। तो दोस्तों समाधान ऐप क्यों बनाया गया था? समाधान ऐप बनाया गया था चुनाव आयोग से संबंधित चीजों के लिए। चुनाव आयोग में जो समस्याएं आ रही हैं, चुनावों में समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए आप टेक्निक से याद करें, अपने मोनिक्स के माध्यम से याद करें, भले वो कुछ भी हो। आपका उद्देश्य होना चाहिए हमें फैक्ट्स ध्यान रहें, चाहे सीधे पूरा रट लें हम उनको, मतलब रटने का इन द सेंस समझने के बाद रट लें। तथ्य को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जितनी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं उनको हम समझेंगे, फिर जो याद करने वाली चीजें हैं या तो आप उनको सीधा रट सकते हैं या फिर आप निमोनिक्स के माध्यम से, हिंट्स के माध्यम से उनको ध्यान रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको वैसे निमोनिक्स दिखते हैं, हिंट दिखते हैं तो आप सही आंसर टिक कर लें। अंतिम उद्देश्य होना चाहिए आंसर सही होना चाहिए हमारा, बस। आप कैसे भी याद करें ये आपके ऊपर है। समाधान ऐप दोस्तों चुनाव आयोग के संबंधित है। फिर सारथी या मदद ऐप दोस्तों रेलवे से संबंधित है। सारथी और मदद ऐप को आप ध्यान रखें, रेलवे से संबंधित है। आप रेलवे जाते हैं, जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं तो आप किसी न किसी के साथ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखें सारथी ऐप रेलवे से संबंधित है। आपको मदद की आवश्यकता पड़ सकती है लंबी जर्नी में, इसलिए मदद ऐप किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। सी विजिल ऐप दोस्तों चुनाव के दौरान शिकायतकर्ता, चुनाव में शिकायत कोई समस्या हो रही है तो सी विजिल ऐप आपके लिए शिकायत आप कर सकते हैं, ठीक है। सी विजिल आप ऐसा याद कर लें, सिटीजन विजिलेंस मतलब सतर्कता। यदि सिटीजन सतर्क होंगे तो चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी हो रही है
तो उसकी शिकायत फिर दर्ज कराई जाएगी। तो उसी के नाम पर ऐप रख दिया सी विजिल ऐप, चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज कराने के लिए। फिर दोस्तों रीयूनाइट ऐप, लापता बच्चों को पता लगाने के लिए। कहने का मतलब है, आपको ध्यान रखना है, रीयूनाइट, दो बच्चे थे, एक गुम गया, उनको फिर से यूनाइट करना है, मतलब उनको फिर से पता लगाना है जो गुम गया है बच्चा, लापता बच्चे का, तो वो उनको ढूंढ लेगी जब रीयूनाइट, तो वो रीयूनाइट हो जाएंगे। आप याद रखें, रीयूनाइट से इसके उद्देश्य समझ में आ रहे हैं। रीयूनाइट ऐप कब बना था? लापता बच्चों का पता लगाने के लिए, उनको फिर से यूनाइट करने के लिए, उनको फिर से एक करने के लिए। फिर दोस्तों उत्तम ऐप क्यों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है, मानव विकास मंत्रालय से संबंधित है उत्तम ऐप, क्योंकि हम उत्तम कोटि के मानव चाहिए हैं, आप ऐसे याद रखें। फिर आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल संबंधी आरोग्य सेतु बनाया गया था, ये तो हम सबको पता है, लगभग सबने इसका उपयोग भी किया होगा। फिर जन धन दर्शक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जन धन दर्शक। फिर सचेत ऐप दोस्तों, बैंक में धोखाधड़ी के लिए सचेत ऐप। जनधन ऐप से क्या हुआ? बैंकिंग सुविधाएं आसान हुई। फिर सचेत ऐप बना तो बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया। फिर आरंभ ऐप दोस्तों, सड़क सुरक्षा के लिए आरंभ ऐप आया। कैसे याद रखेंगे आप? हम जर्नी कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से आरंभ करते हैं? हम अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को सड़क से शुरू करते हैं। बिना सड़क की यात्रा कैसे करोगे? हवा में हम उड़ नहीं सकते हैं, पक्षी हम हैं नहीं, ठीक है। तो सड़क आवश्यक है यात्रा आरंभ करने के लिए, तो आरंभ ऐप का संबंध हुआ सड़क सुरक्षा से। फिर सागरवाणी ऐप दोस्तों, सागरीय आपातकालीन चेतावनी हेतु सागरवाणी ऐप लाया गया। फिर ई पाठशाला ऐप दोस्तों, इसकी तो वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई है कि आप एनसीईआरटी किताबों को ई पाठशाला ऐप के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर ट्राई करें। किसी एप्लीकेशन को आप ट्राई करें चाहे ना करें, इसको जरूर ट्राई करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम, एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों टीचर के लिए भी उसमें ऑप्शन होता है, पेरेंट्स के लिए भी ऑप्शन होता है। तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आते होंगे, या तो आप स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे या पेरेंट्स होंगे, है ना, यदि शादी हो गई है तो। डिस्क्लेमर, ठीक है, तो आपके काम में आने वाली है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो होंगे। फिर बात करते हैं मेघदूत एप्लीकेशन की, मौसम संबंधी पूर्वानुमान हेतु मेघदूत एप्लीकेशन। दोस्तों समझ आ रहा है, मेघ की बात की जा रही है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात करनी है सारथी एप्लीकेशन की, ठीक है। ई साथी एप्लीकेशन दोस्तों, सारथी तो हो गया, ई साथी एप्लीकेशन की पुलिस सहायता से संबंधित। ध्यान रखें दोस्तों, अब पुलिस स्टेशन आप जाओगे तो अकेले नहीं जाते, डर लगता है लोगों को, डरना नहीं चाहिए। पुलिस हमारी सहायता के लिए होती है, हमारी सेवा करने के लिए होती है। ये दोनों लोगों को समझना चाहिए, जो पुलिस स्टेशन जा रहा है उनको भी समझना चाहिए और पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि हम इनके लिए हैं, इनकी सहायता के लिए हैं। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाते हो, कोई ना कोई साथी आपके साथ जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ई साथी ऐप क्यों है? पुलिस सहायता के संबंध में। फिर दोस्तों बाई ब्रेक ऐप क्यों है? रोजाना काम और दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए तनाव कम करने के लिए, आपका दिमाग ब्रेक ना हो जाए, तनाव कम करने के लिए, इसलिए दिमाग को ब्रेक होने से बचाने के लिए, कम करने के लिए, रोजाना काम और दिनचर्या में तालमेल बनाते हुए तनाव कम करने के लिए बाई ब्रेक ऐप आया था। उम्मीद है इस तरीके से आपको चीजें याद हो रही होंगी। दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं, अगले वीडियो से हम बात करेंगे कुछ और पोर्टल्स की। तो बस बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। और दोस्तों तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं हार माननी है जब तक कि अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि एग्जाम को फोड़ ना दो। जय हिंद।